हेलो डियर स्टूडेंट, रेजोनेंस ने जो बिट सेट के मॉक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की थी, उसके मॉक टेस्ट 1 का सॉल्यूशन तो हमने आपको बिफोर 2 डेज आपको प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 2 जो कल हुआ है, उसका वीडियो सॉल्यूशंस में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, जिसमें से आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे और कौन से राइट हुए हैं। इसके साथ ये भी पता लगा सकते हैं कि जो आपने राइट करने की कोशिश की थी बट माइनर मिस्टेक्स क्या हुई कि वो आंसर आपका रॉन्ग आया। तो मैं अंकित मालव सर, आपकी फिजिक्स फैकल्टी, तो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा। केमिस्ट्री के भी आपको प्रोवाइड होंगे, उसके बाद इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। राइट, लेट्स स्टार्ट फिजिक्स पेपर बिट सेट मॉक टेस्ट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें बेटा, इन दी गिवन सर्किट द पावर जनरेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू। आपको इस x की वैल्यू बतानी है कि कितनी हो कि जो 5 ओम रेजिस्टेंस है उस पे जो पावर जनरेट हो रही है वो क्या हो, मैक्सिमम। तो पावर की बात करोगे बेटा, तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे? पावर के लिए फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, या वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। राइट, तो यहां पे जो बात की जाएगी पावर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर। क्यों होगा? क्योंकि आपको इस 5 ओम रेजिस्टेंस के एक्रॉस आपसे बात की गई है। और यहां की बात करें तो आपको आई की रिक्वायरमेंट होगी। जब ये सर्किट दिया हुआ है तो पहले आई कैसे फाइंड करोगे बेटा? करंट इज इक्वल टू क्या होता है, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना है आपका, ई, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, दैट इज 2 + 5 + x, यानी कि 7 + x, यही होगा। तो आपकी पावर कितनी आ गई बेटा, E अपॉन 7 + x स्क्वायर इंटू आर, यही है बेटा। अब आपसे पूछा गया है कि पावर कहां पे, 5 ओम रेजिस्टेंस पे, तो इस आर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 5, यही हुआ। अब आपको बतानी पावर मैक्सिमम कब हो, तो पावर के साथ ये रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस x की वैल्यू, यानी कि ये 7 है, 7 में से ये माइनस होता, तो ये जितना ज्यादा माइनस होता उतनी वैल्यू कम होती और ये इंक्रीज होता, यही होता। बट यहां पे क्या चाहिए, मैक्सिमम, और ये प्लस हो रहा है, प्लस होने का मतलब यदि 1 भी ऐड करोगे तो ये 8 होगा, 8 होने का मतलब ये पावर कम होगी। तो जो वैल्यू ऐड हो रही है वो मिनिमम से मिनिमम ऐड होनी चाहिए। तो x की वैल्यू मिनिमम हो, p फॉर p मैक्सिमम। इस p को मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 + x क्या होना चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम होगा तो इसमें ये x की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम ऐड होगी, तो ये वैल्यू मिनिमम होगी और पावर मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, इससे कम हो ही नहीं सकती, नेगेटिव में दी हुई ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर नॉन विस्कस वाटर फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल नोजल ऑफ इनलेट डायमीटर डी, इनलेट डायमीटर दिया हुआ है कैपिटल डी एंड आउटलेट डायमीटर d/2, राइट। वाटर फ्लो रेट इज m and density rate flow m and density of water is rho. The horizontal component of force required to hold the tube is. इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आपको बात करना है, यहां से इस पे वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है, तो थोड़ा सोचें समझें अपने इस क्वेश्चंस को। यहां से ये वाटर फ्लो हो रहा है इधर, इस ट्यूब में वाटर इस साइड फ्लो होगा तो ये ट्यूब किधर जाने की कोशिश करेगी, इस साइड। लेकिन इसने फोर्स की किसकी बात की, दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ट्यूब। ट्यूब एक ही जगह रहे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मान लो लिक्विड इधर उधर फ्लो हो रहा है तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे। ये लिक्विड इधर जा रहा है तो इस ट्यूब को इधर फ्लो करेगा, तो इसको बैलेंस यानी कि एक ही जगह पे स्टेबल रखने के लिए कौन सा फोर्स एक्ट होना चाहिए, अपोजिशन फोर्स। और अपोजिशन फोर्स यानी कि ये इधर लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसने सिंबल बना के दिया है, तो आपका फोर्स जो होगा, कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू होल्ड, मेन चीज है होल्ड करने के लिए द ट्यूब इस डायरेक्शन में, तो कौन सा होगा, टुवर्ड्स राइट तो उधर ही ले जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड है, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या आएगा बेटा, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको।
नेक्स्ट बात की जाए, ये SHM से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं किससे रिलेटेड है। देखो अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आया था करंट से रिलेटेड, करंट वाला ही था, पावर मैक्सिमम फाइंड करनी थी। इसके बाद आया फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब बात करते हैं SHM का क्वेश्चन। SHM से रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्पेयर एट P इज गिवन अ डाउनवर्ड वेलोसिटी V0, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट फिक्स है और ये ऑब्जेक्ट है, स्पेयर है, और स्पेयर P है जो डाउनवर्ड जा रहा है V वेलोसिटी से, V0 वेलोसिटी से, स्विंग इन अ वर्टिकल प्लेन एट द एंड ऑफ रोप 1 मीटर, ये 1 मीटर दी हुई है, अटैच टू अ सपोर्ट O, राइट। द रोप ब्रेक्स एट एन एंगल 30 डिग्री, जब ये 30 डिग्री एंगल होता है तो ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड नोइंग इट कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन इक्वल टू दी 3 टाइम्स, मैक्सिमम टेंशन दी हुई है कितनी, 3 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ द स्पेयर, वेट ऑफ द स्पेयर की 3 टाइम्स टेंशन है, ये ध्यान रखें, आगे वैल्यू में यूज होगी। देन द वैल्यू ऑफ V0 विल बी, आपको V0 की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, जब ये वेलोसिटी ब्रेक हो रही होगी तो इसकी वेलोसिटी ये इस साइड जाएगा, इधर होगा mg, ये थीटा, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे ना बेटा, ये वाला तो हो गया क्या, ये थीटा होगा, तो यहाँ पे हो गया mg साइन थीटा, टेंशन होगी इधर, और ये mg कोस थीटा, तो टेंशन किसके इक्वल होगी बेटा, mg साइन थीटा, यही होगी आपकी टेंशन, ये तो टेंशन होगी। लेकिन आप नेट फोर्स की बात करोगे तो नेट फोर्स कितना लगेगा, ये बताएं मेरे को कि नेट फोर्स कितना काम करेगा। यहाँ की टेंशन लग रही है इधर T माइनस mg साइन थीटा, और ये रिवॉल्व कर रहा है ना सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो किसके इक्वल होगा ये फोर्स, ये जो नेट फोर्स निकला, ये नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, मुझे ये बताओ। जब रिवॉल्व कर रहे होंगे तो नेट फोर्स किसके इक्वल लेके चलोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, mv²/r यही हुआ, अरे यही हुआ। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो टेंशन है, मैक्सिमम टेंशन इक्वल टू 3 टाइम्स वेट ऑफ द स्पेयर, यानी कि ये कितना हो गया, T की वैल्यू 3 mg, हुआ नहीं हुआ बेटा, यही हुआ ना। इसने बोला यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन यानी कि T किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ द स्पेयर, और वेट कितना है mg, तो mg का यानी कि 3 टाइम्स हो गया, माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू, अब बात की जाए ये m और v वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे तो थी ये v वेलोसिटी, V0 वेलोसिटी, बट जब यहाँ की बात करोगे तो इस पॉइंट पे t टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस वैल्यू को आपको निकालना होगा। ये m/r तो मैंने ऐसा का ऐसा ही पुट किया r की जगह ये लेंथ कितनी दी हुई है, r का मतलब ये लेंथ रख दूं, ये लेंथ है आपकी l, तो इस r को मैं l से रिप्लेस कर देता हूँ ताकि एक स्टेप अपनी शॉर्ट हो जाएगी। और v² की आपको वैल्यू पुट करनी है, तो v² के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, आपके पास भाई v² है तो v², ठीक है, ये v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, यही है। अब आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, ये v², ये कितना है V0² इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2, एक ही जगह आ गया g, और s निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसने, ये जब डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। जब 30 डिग्री दिया हुआ है तो आपको रिलेशन निकालना है, साइन 30 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेनियस, तो साइन 30 परपेंडिकुलर कितना होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी कि ये AC है, क्योंकि एस की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, एस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है एल, एल इक्वल टू 1 है, तो ये एल हो गया आपके पास, और एल की वैल्यू वैसे 1 है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, तो ये एस की वैल्यू कितनी हो गई, एल साइन 30, ठीक है, इधर ये ध्यान रखना बेटा साइन 30 लिखा है मैंने, यही वैल्यू आई आपके पास साइन 30, एस इज इक्वल टू एल साइन 30, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, V0² प्लस 2gl साइन 30, यही आई वैल्यू, 2v² 2gl साइन 30 और इसका होल स्क्वायर। कोई डाउट,
वी स्क्वायर नहीं, वी स्क्वायर है ना, तो वैल्यू स्क्वायर में नहीं आएगी क्योंकि अपन ने डायरेक्ट स्क्वायर की वैल्यू ही पुट करी। यहाँ तक कोई डाउट? अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे फाइंड करना है, आपके पास जो कट रहा है वो कट कर दो, डायरेक्ट वी किसकी वैल्यू बात कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ वी नॉट विल बी, वी नॉट की वैल्यू की बात करनी है। तो देखो यहाँ पे एम जी एम ही कटेगा और कुछ नहीं कटा, एम कट गया तो ये हो गया बेटा 3g माइनस साइन 30, थीटा इक्वल टू 30 है और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये तो 3g हो गया, m कट गया, ये g और साइन 30 इक्वल टू 1/2 यानी कि ये हो गया 2 इक्वल टू m कट गया, l की वैल्यू 1 है, इसको भी रिमूव कर दो, डायरेक्ट v नॉट स्क्वायर प्लस 2g है ही सही, और साइन 30 की वैल्यू अगेन 2, यहाँ से ये 2 से 2 कट, 3g माइनस g/2, ये भी माइनस g इधर आ गया, ठीक है, तो कितना हो गया 3g माइनस g/2, तो 3g यानी कि 6g माइनस 5g/2, ये हो गया 5g/2 माइनस g इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, मैं इधर लिख देता हूँ, 2g यानी कि 3g/2, 3g/2 वी नॉट स्क्वायर, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू रूट 3/2g, चेक करें आंसर, रूट 3g/2, सी आंसर आ रहा है आपका। यानी कि कैलकुलेशन कुछ नहीं थी, आपको केवल ये कौन से कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं का मतलब ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना था और इसमें इनकी वैल्यू जो दी हुई है टी की और वी की वो पुट करनी थी और सोल्व करना था, अपने आप आंसर आ जाएगा। इतने ट्रिकी क्वेश्चंस तो होंगे, इतने थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके बिट सेट के पेपर में होंगे। इस बिट सेट का पेपर वैसे तो मेंस लेवल के इक्वल होता है, और आपने मेंस का पेपर, आप मेंस का पेपर दे चुके हो तो आपको पता है कि मेंस के पेपर में मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, ना तो टफ होते हैं ना लो कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो आपको हर एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली सोल्व करना होगा, ध्यान रखें, आराम से आंसर, आराम से क्वेश्चन करें, आपके आंसर आएंगे, बस आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको ओवरऑल फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन मास ऑफ पर्सन 40 kg एंड मास ऑफ प्लैंक इज 20 kg, इफ पर्सन रीचेज टू द अदर एंड इन 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो टाइम लेता है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, राइट, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और किससे चल रहा है बेटा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये ध्यान रखना है। फिर देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट, जो सिस्टम है वो इनिशियली किस में बेटा, रेस्ट में है। जब सिस्टम रेस्ट में है तो क्या होगा, इनिशियली रेस्ट में है तो आपको सोचने की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ से अब ये इधर आ रहा है तो आपको केवल और केवल क्या करना होगा, इनकी वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी कि जब ये इधर मूव कर रहा होगा तो क्या लेके चलेंगे, मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ से लोगे तो ये कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, पर्सन्स की बात करोगे तो ये 40, और वेलोसिटी ऑफ द पर्सन्स मान लेते हैं v इक्वल्स टू, प्लैंक की बात करोगे तो प्लैंक का मास कितना है 20 kg, और उसका वेलोसिटी u मान लें, प्लैंक की वेलोसिटी, कोई डाउट। तो यहाँ से ये 20 2 टाइम्स कट गया, यानी कि u इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 2v, ये वेलोसिटी किसकी है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ठीक है, और ये है पर्सन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड बात करनी होगी, यानी कि प्लैंक जो है, ये पर्सन इधर जा रहा है तो ये प्लैंक इधर जाता हुआ नजर आएगा, और इसकी वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू कितनी है 2v, अरे यही है। अब मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, यानी कि प्लैंक जा रहा है उधर डायरेक्शन में, मैन जा रहा है इधर, दोनों अपोजिट होंगे तो ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जा रहा है 2v से और ये इधर जा रहा है किससे, v से, तो कितनी हो गई बेटा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस हो जाते हैं, प्लस होने का मतलब ये कितना हो गया 3v, 1 u ऑफ द,
ये हो गई आपके पास 3v, यही है। अब देखो यहाँ से बात करोगे आप, स्पीड इज इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस ले लो आप तो, या स्पीड ले लो, जिससे भी लो दोनों से कर सकते हो। स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे यही होता है। तो स्पीड कितनी है पर्सन की, 3v, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड करेगा वो, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो पर्सन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, किस में निकालना है, 2 सेकेंड में, यही निकालना है। जब 2 सेकेंड में निकालना है तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो गई, v इज इक्वल टू 10/6। जब 10/6 हो गई तो इसको आप लिख सकते हो 5/3 मीटर पर सेकेंड, यही निकालनी है। और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन, पर्सन की बात करना था विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड तो जीरो की रेस्पेक्ट में आता है, तो v की वेलोसिटी कितनी आ गई, 5/3 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आएगा, बस ये ध्यान रखना है, ये रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड बात होगी, और रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में, प्लैंक के रेस्पेक्ट में बात होगी, तो आपको प्लैंक की वेलोसिटी फाइंड करनी होगी पहले, और वो किससे आएगी, मोमेंटम कंजर्वेशन से, यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। प्लैंक का मोमेंटम इक्वल्स टू आपको लेना होगा प्लैंक का कांस्टेंट, उससे प्लैंक की वेलोसिटी आएगी। फिर किस पे बात करनी होगी, मैन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, ताकि ये मैन की वेलोसिटी आ गई प्लैंक के रेस्पेक्ट में। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करनी है, तो ग्राउंड की वेलोसिटी तो आप जीरो लेके चलते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है उस टाइप से आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 बल्ब ABCD, बल्ब दिए हुए हैं ABCDE ऑफ पावर रेटिंग, पावर रेटिंग दी हुई है 50 वोट, 75 वोट एंड 40 वोट एंड 60 वोट, 100 वोट एट 1000 सप्लाई आर कनेक्टेड एज shown in figure. Which bulb will consume least power? Neglect variations, resistance with temperature. Least power यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात की जाए तो ये कॉम्बिनेशंस, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशंस बन रहा है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो पहले देख ले क्या ये सेटिस्फाइड कंडीशन है या नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज की। यदि सेटिस्फाइड कंडीशन होगी तो एक जो बीच वाला पार्ट्स होता है, वायर होता है, कनेक्शन होता है, उसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं ए क्या लिखते हैं उसमें, P/Q इक्वल टू R/S, यानी कि मैं ये लिख दूँ, ये अपॉन ये, यही होता है। या आप ये अपॉन ये भी ले सकते हो, भाई आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनता है, यही बनता है ना, इन्होंने रिवर्स बना के दिया है तो आपको सोचना नहीं, आप कंफ्यूज ना हो। जब ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो आप इसको P देते हो, इसको Q देते हो, ये R और AS, यानी कि इसके बीच में ये कनेक्शन है, दोनों कनेक्शन बीच में, यानी कि ये हो गया आपकी तरह से एक तरीके से P और ये हो गया Q, ये हुआ, ये हो गया आपका P के फ्रंट पे R और ये Q के फ्रंट पे S, यही है। ये पूरा एक तरीके से ये पार्ट, इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्टेड है। तो P/Q इक्वल टू R/S, आप ये लेते हो P/Q, यानी कि A तो ये हो गया आपका A, यहाँ से अपन देख लेंगे ये B, ये C एंड D, AB है बेटा, ये B, ये C, ये D और ये E, राइट। अब A क्या लोगे, C, A/C लेने का मतलब 50/40 इक्वल्स टू B/D, P/Q इक्वल्स टू R/S, यानी कि B/D, और B की वैल्यू कितनी है, B की है 75/D 60। देखो कट करो कितना आ रहा है, 50/40, कुछ मिस्टेक हुई क्या बेटा, P/Q इक्वल्स टू R/S, यानी कि 50/4 P/A/C, और ये हो गया आपके पास C/D, C/D होने का मतलब P/Q इक्वल्स टू R/S, R/B/D, और B की वैल्यू है 75 और D की है 60, तो वैल्यू कितनी हो गई, आप यहाँ से कट करोगे तो 5/4 और ये 5/4, ये आ रही है बेटा वैल्यू। जब वैल्यू सेम आ रही है, कट हो गई 5/4 आ रही है, यानी कि ये सारे रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर सकते हो। तो इस सारे रेजिस्टेंस को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर, मतलब इस सारे पार्ट्स को हटा दोगे तो इन्होंने पूछा है बल्ब विल कंज्यूम द लीस्ट पावर, अरे इसको रिमूव कर दोगे यानी कि इसमें कुछ पावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, बस ये आपको ये व्हीटस्टोन
कंडीशन सेटिस्फाइड करनी थी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो फिर आपके पास लीस्ट पावर की रिक्वायरमेंट किसमें होगी, ई में, क्योंकि इसको तो रिमूव कर रहे हो। रिमूव करने का मतलब इसमें आपको किसी पावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आंसर आएगा आपका ई। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, कॉन्सेप्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि आपको किस तरह की, कोई बहुत सारे इसमें फॉर्मूले लगा के सोल्व करने की कोशिश करेंगे लेकिन फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस इन द फिगर। 10 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट पास होगी ये निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये सभी का सेल किस में कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो नेट ईएमएफ निकाल लें और आई इज इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास, वैसे करंट निकालनी है, यहाँ पे करंट निकालनी है तो अपन डायरेक्ट करंट निकालेंगे। पहले नेट ईएमएफ निकालो जल्दी से, क्योंकि नेट ईएमएफ के बिना कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा एक सेल की तरह कॉम्बाइंड कर देंगे। तो नेट ईएमएफ, ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है, आर नेट अपॉन ई1 अपॉन R1 प्लस ई2 अपॉन R2 डैश डैश, यहाँ पे 3 ही है तो ई3 अपॉन R3, और ई नेट इधर आर नेट इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। और आर नेट निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 3 है तो 1 अपॉन आर नेट कितना होगा, 1 अपॉन 1.5 प्लस 1, हाँ नहीं 1 अपॉन 1 रेजिस्टेंस लेना है ना, क्योंकि बेटा तो रेजिस्टेंस लोगे तो कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, इन तीनों की बात की है। तो ये 3 हो गया, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 3, तो आर नेट कितना हो गया 1/3। तो पहले इधर निकाल लेते हैं अपन इसकी वैल्यू, ई नेट, फिर आर नेट में इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो E1 कितना है, E1 बेटा 1.5 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस नहीं 2/1, और ये हो गया 1.5 अपॉन 1, तो ये कितना, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ई नेट इक्वल्स टू 1.5 कितना हो गया, 3 प्लस 2 5 इंटू 1/3, ये हो गया। तो ये हो गया आपके पास वैल्यू 5/3, यही आ रही बेटा वैल्यू। जब ये 5/3 हो गई ई नेट और आर नेट आ चुका है, आपको निकालनी क्या है, करंट पासिंग थ्रू दी 10 ओम रेजिस्टेंस, इसके अंदर कितनी करंट पास होगी ये आपको फाइंड करनी है। तो अब करंट फाइंड करनी है तो आई इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी आपके पास, डायरेक्ट या तो कॉम्बिनेशन बना दो इसमें, भाई डायरेक्ट सर्किट बन गया तो आपके पास अब डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू V/R, ये होगा ना, आई इज इक्वल्स टू V/R। तो V कितना है आपके पास, यानी कि EMF कितना आ गया 5/3, और R कितना है आपके पास 10 ओम, यानी कि 1/10 में हो जाएगा कन्वर्ट। तो कितना हो गया 1/2, 1/6, ये हो रहा है या कुछ मिस्टेक्स हुई, 5/3 R निकालना है 10 ओम, कितनी है वैल्यू आ रही बेटा, टोटल आई इज इक्वल्स टू, नहीं करंट निकालनी है इस पूरे सर्किट की ओवरऑल करंट, 10 ओम के अक्रॉस कौन सी आएगी, जो इन सबसे ओवरऑल करंट आ रही होगी। तो बेटा ओवरऑल करंट में नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है ये R प्लस R, तो ये ई नेट कितना है आपका 5/3 प्लस अपॉन 10 प्लस 1/3, सोल्व करें कितना आ रहा है 5/3। ये तो जब सिंगल सेल कनेक्टेड होता तो ये वाला मेथड यूज़ होता, अदरवाइज आप इसे यूज़ ना लें, इसकी जगह डायरेक्ट 30 प्लस 1 यानी 31/3। तो आंसर आ गया आपका कितना, रिवर्स हो जाएगा 5/3 इंटू 3/31, यानी कि 5/31, देखो 5/31 एम्पियर आ रहा है आंसर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जब सेल और बैटरी कंबाइंड हो तो, क्योंकि इसी में तो इनका एक करंट टोटल बन के ये वाली करंट टोटल आएगी, तो ये इसके अक्रॉस ही जाएगी, सिंपल सी बात। नेक्स्ट बात करें, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट एज ऑन इन फिगर इनसाइड अ न्यूट्रल कंडक्टिंग सेल whose center is at C, right, center is C पे, an external uniform electric field E is applied, right, then ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये सेंटर में चार्ज है और ये क्या दिए, क्यू चार्ज कैप्ट एज शोन इन न्यूट्रल कंडक्टिंग सेल की बात कर रहा है। सेल के अंदर वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0, यही होती है ना बेटा, क्योंकि सेल होलो कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसके अंदर कोई चार्ज
नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल टेक 0। इन्होंने बोला इसके अंदर चार्ज, वैसे क्यू चार्ज बता रखा है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। आपको बताना फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ई इज 0, नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, नेट फोर्स एक्टिंग on Q and conducting cell consider as system is 0, net force acting on the cell due to E is 0। जल्दी से सोचें और जल्दी से आंसर दें, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी सोचें, बोले। सब आपके सामने है क्वेश्चंस, मैंने अभी अभी बोला भी, उससे रिलेटेड हिंट आपको दिया है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। जब 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उस पर जो फोर्स लगता है क्यू ई, भाई फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कोई चार्ज पार्टिकल हो तो उस पर फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। जब E 0 होगा तो फोर्स भी कितना होगा, 0। तो देखें क्वेश्चन में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी सेल ड्यू टू E इज 0, ठीक है, E 0 इसलिए उस पर कोई फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेल ड्यू टू ई के थ्रू कितना लग रहा होगा, 0। क्यों, क्योंकि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट बात की जाए, अ करंट वायर, यानी कि ये मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, मैग्नेट वाले चैप्टर्स हैं। अ करंट कैरिंग वायर ए बी ऑफ लेंथ एल, ए बी दिया हुआ है, यानी कि करंट इधर जा रही है, इसकी लेंथ एल दी हुई है, टर्न अलोंग अ सर्कल एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा, पाई की फॉर्म में ले, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा, ये हुआ, क्योंकि टोटल होता है 2 पाई, जिसमें से थीटा वाला अपन ने माइनस कर दिया, ठीक। तो निकालते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, आर्क के थ्रू निकालोगे तो आर्क के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन कितना होगा, 4 पाई आर इंटू एल्फा। ये होता है आर्क के थ्रू जो फॉर्मूला होता है, एल्फा होता है एंगल, यू विल टेक इन रेडियन, राइट। तो अब ओ पे निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर तो जो है इंटू लेंथ, वैसे आर की फॉर्म में नहीं दी, अभी देखते हैं, और एल्फा कितना हो गया, 2 पाई माइनस थीटा। अब ऑप्शंस चेक करोगे तो ऑप्शंस में एल की फॉर्म में है, तो सबसे पहली चीज आ जाती है एल, यानी कि आर को आपको चेंज करना होगा एल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस है, तो एंगल इक्वल टू कितना होता है बेटा फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है, अरे यही है। तो आपके पास रेडियस इक्वल टू, यानी कि आर इक्वल टू कितना हो गया, आर्क तो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक लोगे तो एल अपॉन एंगल कितना है, 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दें, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, एल अपॉन में होगा तो ऊपर भेज दूँ, यानी कि 2 पाई माइनस थीटा, यही हुआ अभी तक। अब देखो इसमें वैल्यू आ रही है आपके पास किस फॉर्म में, पाई ऊपर आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, पाई ऊपर दिया हुआ है, चारों केस में दिया हुआ है, तो यानी कि पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, क्योंकि ऊपर गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किया तो म्यू नॉट पाई आई अपॉन ये 4 पाई स्क्वायर एल 2 पाई माइनस थीटा इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 पाई अंदर भेज रखा है, अब तो आंसर के नज़दीक है, आपका आंसर यहीं आ गया वैसे, लेकिन अब तो अपन ऑप्शंस मैच करने के हिसाब से चल रहे हैं, म्यू नॉट पाई आई ये तो है ही सही, लेकिन ये 4 पाई है, तो ये एल इसको ओवरऑल स्क्वायर में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और पाई इसका होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर होगा नहीं होगा। अब देखें आपका मैच हो रहा होगा आंसर, म्यू नॉट पाई आई अपॉन एल, स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर में फर्स्ट वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है, यानी कि आपके आंसर तो ये आ गया था। आप हिम्मत ना हारें, क्वेश्चंस के स्टेप्स को फॉलो करते जाएं भाई सब्जेक्टिव होता तो सब्जेक्टिव यहाँ छोड़ देते, आपको नंबर मिल जाता, क्योंकि उसमें आपके पास चॉइस होती है कि कितना सोल्व करना है या नहीं करना है, मतलब आपका प्रॉपर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो जाए तो छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस मैच करवाना नेसेसरी था, तो आपके कॉन्सेप्ट सही हैं तो मैं कन्फर्म
बोल सकता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सोल्व करते जाएं, आपका ऑप्शन जरूर मैच होगा। हिम्मत ना हारें, हिम्मत हारने वाले को जीत नहीं मिलती, हिम्मत ना हारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a metallic ring with a small cut is held horizontal and magnet is allowed to fall vertically, then the acceleration of the magnet is, acceleration of the magnet निकालना है, ऑलवेज इक्वल टू जी इनिशियली लेस देन। सुनो सुनो सुनो, आपके बहुत सारी दिमाग यहाँ पे कट है, यानी कि प्रॉपर रिंग होती तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता, लेकिन ये वायर्स में कट है। कट है तो ध्यान रखना, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगी जो अपोजिशन फोर्स अप्लाई करती, लेकिन वो इंड्यूस्ड नहीं होगी तो ये जिससे गिर रही होगी उस पर ये फोर्स छोड़ेंगे तो इस पर कितना लगेगा, जितना जी होगा उतना ही काम करेगा, तो ऑलवेज इक्वल टू जी होगा। ये कट नहीं होता तो अपोजिशन फोर्स की बात करते, फिर अलग कैलकुलेशन होती, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अ पार्टिकल ऑफ मास m kg इज मूविंग ऑन अ रफ दी हुई है फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, दिया हुआ है 30 विद हॉरिजॉन्टल विद कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एज सोन इन फिगर। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इंक्लाइन प्लेन, यानी कि जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, वैसे होता क्या है बेटा, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से जैसे स्लाइड होगा तो इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, ये क्या होता है, इंक्रीजिंग स्पीड के साथ डाउनवर्ड मोशन करता है। और ये 5 मीटर पर सेकेंड यानी कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा और ये इधर जो फोर्स अप्लाई होगा वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस्ड किए हुए हैं, यानी कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और बस उसका मैग्नीट्यूड इससे थोड़ा कम है बट कांस्टेंट है, बैलेंस्ड किए हुए हैं, इसलिए वो जितनी स्पीड से आ रहे हैं उतनी ही स्पीड से वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ये वाला फोर्स कम हो जाता, फिर ये वाला सडनली वो स्पीड इंक्रीजिंग होती, यही होता। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला फोर्स, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई होगा, इधर mg है तो यहाँ पे नॉर्मल से लेते हैं 30 डिग्री, तो ये हो गया mg साइन 30, यही हुआ। जब mg साइन 30 हुआ तो ये वैल्यू कितनी हो गई, mg साइन 30, m कितना दिया हुआ बेटा ब्लॉक का 5, g की वैल्यू 10 और साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2 यानी कि 525 न्यूटन। देखिए आंसर है, तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना है जब यहाँ कांस्टेंट स्पीड दी हुई है तो आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स विल बी कांस्टेंट, देन यू विल फाइंड द योर आंसर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ टू डिफरेंट मीडिया, ठीक है। इधर तो एयर है ही सही, एयर के लिए तो म्यू की वैल्यू 1 होती है। एंड आफ्टर दैट सेपरेटिंग बाउंड्री डायगोनल रेक्टेंगल ग्लास आर सोन, राइट। द एंगल ऑफ डेविएशंस ऑफ द रे एज सोन इन द फिगर, द सोन फिगर इज, राइट। क्या बताना है आपको, एंगल ऑफ डेविएशंस बताना है, यानी कि ये कितने एंगल से डेविएट हुई है उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के आगे बड़ा करो, अपने आप क्वेश्चन होगा। ये तो स्ट्रेट आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री पे जो भी अलोंग टू नॉर्मल आती है रे वो विदाउट डेविएट स्ट्रेट होती है, लेकिन यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो टू डिफरेंट मीडिया है वहाँ से कितना डेविएट हुई है। तो ये सरफेस ऐसी है तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसका ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया नॉर्मल, राइट। ये इंसिडेंट एंगल हो गया आपका आई इस वाली सरफेस पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये किधर जाएगी, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। मान लो कहीं नहीं जाती तो ये कैसे जाती बेटा, ये ऐसे स्ट्रेट ऐसे ही जाती यदि ये डेविएट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो ये कंफर्म है कि डेविएट होगी। अब कितने एंगल से होगी तो उसके लिए आर की वैल्यू निकाल लूँ, मैं आर निकाल लेता हूँ तो पता लग जाएगा कि कितनी डेविएट हुई है। तो पहले मैं आर निकालता हूँ, आर निकालने के लिए इन दोनों मीडियम में स्नेल्स लॉ यूज़ लेता हूँ। तो स्नेल्स लॉ कितना हो गया, μ1 यानी कि √3 साइन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 60 दिया हुआ है, ये 90, ये 30, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 60, भाई ये 60, ये 90, तो ये वाली 30, तो इधर वाली ये नॉर्मल है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, यही होगी ना बेटा। ये हो गया म्यू और इधर हो गया 1.5 और साइन आर,
क्योंकि आपको आर निकालनी है कि वो नॉर्मल से कितनी डेविएट हुई है। तो आर, तो ये √3 साइन 60 √3/2 और 1.5 इधर डिवाइड कर दूं साइन आर, तो ये √3 3 यानी कि 1 हो गया है। तो साइन आर इक्वस टू, तो साइन आर इक्वस टू कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री होने का मतलब किधर जा रही बेटा ये रे, इधर जाती जाती इसके इससे लेते हैं नॉर्मल से एंगल, तो ये इधर जा रही है। इधर जाने का मतलब ये इधर जाती है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। कितना हो गया, आराम से आ रहा है ये 60, तो इधर वाला अपोजिट एंगल नॉर्मल है ये 60, तो ये एंगल कितना हो गया 30, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया 30 डिग्री। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ के स्टेनलेस लॉ यूज लिया और स्टेनलेस लॉ से आर की वैल्यू निकाल ली। अब आर टोटल होता है, तो ये आर इधर गया 90 डिग्री पे, तो ये 60, तो अपोजिट एंगल 60, तो ये 90 में से अपोजिट वाला माइनस कर दिया, तो ये बचा और ये कितना आ रहा है 30 डिग्री, आपका आंसर। अब बात कर रहा है सैटेलाइट ऑफ मास m initially at rest on earth surface is launched into a circular orbit of double the radius of earth। अर्थ की रेडियस से डबल है, ये ध्यान रखें। The radius of earth is RE, the minimum energy required to do so is, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फाइंड करनी है आपको। तो कैसे सोल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को? सोल्व करने के लिए आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है कि आपके कौन कौन से फोर्स के फॉर्मूले यानी कि एनर्जी के फॉर्मूले यूज़ होते हैं। एनर्जी वैसे नेगेटिव में लेते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा ग्रेविटेशन में जितनी भी एनर्जी की बात हुई है वो नेगेटिव में हुई है। नेगेटिव एनर्जी ये कितनी हो जाती है आपके पास, फॉर्मूला क्या आता है mg RE, RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, यही बात की हुई है बेटा। अब बात की जाए आपके पास E2 वाले केस में बात करोगे तो यहाँ पे सैटेलाइट की बात करते हैं और सैटेलाइट की जो रेडियस दी हुई है आपके पास, इसका फॉर्मूला कितना होता है एनर्जी के लिए से, ये तो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ होता है ना, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो ये हो गया ठीक। अब बात की जाती है, क्योंकि ये इसलिए लिया क्योंकि यहाँ mgr की फॉर्म में ऑप्शंस में था। अब E2 की बात करेंगे तो E2 ये रहा, और E का फॉर्मूला सैटेलाइट वाले केस में कितना लिया जाता है बेटा, -GM यानी कि अर्थ के और R, ये होता है -GM/2R होता है। वैसे जितनी डिस्टेंस होती है एनर्जी वाले फॉर्मूला में 2R आता है। यदि ग्रेविटी वाली बात की करते हैं G की, तो GM/R² होता, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे माइनस ये G, ये वाला G तो ऐसा कैसे आया। अब यहाँ पे ये M अर्थ का, ये मास ऑफ रेस्ट सैटेलाइट का, अपॉन ये 2 ऐसा कैसा है, और रेडियस कितनी दी हुई बेटा, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि मैं 2R लिख दूँ, इसमें कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं किया, ये जो फॉर्मूला है उसमें जो ये R दिया हुआ है ये गिवन है 2R के इक्वल, आपने लिख दिया। जब ये 2R के इक्वल लिख दिया, अब इसको आप चेंज करो इस फॉर्म में, क्योंकि आंसर आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो -M ऐसा का ऐसा ही है आपको GM, और आपको पता है G का फॉर्मूला, स्मॉल g का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे G लाना है स्मॉल g, तो स्मॉल g का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है GME/RE, यानी कि अर्थ की रेडियस है, तो GM/RE, तो ये GME/RE ये इसमें आ गया, तो आपके पास ये तो हो गया 2 × 2 4, और ये G यही हुआ mg, और एक होता है यहाँ पे कितना होता है RE² होता है बेटा, ये स्क्वायर होता है, तो R से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करना होगा, तो ये RE² हो जाएगा, तो ये और ये RE ये आया आपके पास, ठीक है। अब एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सो, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड करोगे तो कितना आ जाएगा E, एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए क्या कर दोगे आप, E2 - E1, E2 कितना है -mg/RE/4 -mg/RE, सोल्व करें फटाफट, तो इससे कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस होते ही वैल्यू ये 4 आएगी, 4 में से 1 गया तो 3/4 mg/RE, देखें आंसर 3/4 mg/RE आंसर आ रहा है।
आपको केवल ये फॉर्मूले कन्वर्ट करने थे। ये तो अर्थ की सरफेस पे लिया, अर्थ की सरफेस वाले से आपने डिस्टेंस पे वैल्यू ली और डिस्टेंस सैटेलाइट के लिए फॉर्मूले को जी यानी कि अर्थ वाले में अर्थ वाले से कंपेयर करके उसमें कन्वर्ट किया और एनर्जी जो है वो फाइंड कर ली आपने कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम एनर्जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द इक्वेटर इज T1 एंड पोल T2। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको टाइम पीरियड इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता यदि आपको फॉर्मूला याद है तो। फॉर्मूला याद होना जरूरी बेटा। अब फॉर्मूला याद है यानी कि बात करें इसकी तो कितना हो गया, T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट कितना होता है L/G। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब जी की बात करोगे तो जी पोल पे कहाँ पे हाईएस्ट होता है, इक्वेटर पे। जी इक्वेटर लेस देन जी पोल यानी कि पोल पे हाईएस्ट होगा। यहाँ पे हाईएस्ट होगा तो टी मिनिमम होगा। तो यानी कि इक्वेटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके साथ। जी लार्ज है तो इक्वेटर पे यानी कि इक्वेटर पे कितना दिया हुआ है 1, क्या होगा ग्रेटर देन T2 क्योंकि पोल्स पे ये ज़्यादा होगा, जी पोल्स पे ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। तो आंसर देख लें T1 ग्रेटर देन फर्स्ट ही है। ठीक है, समझ में आया क्योंकि जी कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम, तो पोल पे जी की वैल्यू हाईएस्ट होती है। आप ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हो और उसी को सिंपल पेंडुलम में इन्होंने यूज लिया है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्यूब दिया हुआ है और थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, पिरामिड एंड स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल एंड इक्वल मास। सेम मटेरियल है यानी कि मटेरियल से रिलेटेड होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो सकती थी, बट सेम मटेरियल है यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी। इक्वल मास दिया हुआ है, बॉन्ड इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इक्वल है। They are heated to the same temperature and then left to cool after some time. Sphere will have the highest temperature pyramid। यानी कि क्वेश्चन है बेटा कि किसका टेम्परेचर हाईएस्ट होगा और किसका लोवेस्ट होगा। तो आपको पता है स्फीयर, एक तो होगा स्फीयर विल हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर, राइट है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होगा स्मॉलेस्ट। जिसका एरिया स्मॉलेस्ट होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है हाईएस्ट। तो ये तो सही है। और जिसका टेम्परेचर लोवेस्ट, मतलब ये लोवेस्ट कब आएगा, उसका एरिया क्या हो मैक्सिमम। और एरिया मैक्सिमम किस केस में होगा, क्यूब में, पिरामिड में, ये स्फीयर में तो लोवेस्ट हो गया क्यूब, और पिरामिड में किसका होता है पिरामिड का, ये ध्यान रखना। तो पिरामिड हैज द लोवेस्ट टेम्परेचर और पिरामिड विल हैव द हाईएस्ट नो, क्यूब विल हैव द लोवेस्ट नो, स्फीयर विल नो। तो 1 और 5 क्योंकि 2 आ गए तो 1 और 5 का है, हाँ सी आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो लोवेस्ट होगा, सरफेस एरिया लोवेस्ट होगा तो टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। और इसका जो पिरामिड है, पिरामिड के लिए सरफेस एरिया हाईएस्ट होता है इसलिए इसका टेम्परेचर लोवेस्ट होता है। नेक्स्ट है अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट सम एंगल, passes through the point, इतने x और y दिए हैं, where r is the range of bullet, assume point of fire to be origin, origin से फायर किया, and bullet moves in xy plane, axis horizontal and y axis vertically upward, then angle of projections, angle of projection से related बात करनी है। तो आप डायरेक्ट इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन करना है ना, x और y दिया हुआ है, पॉइंट दिए होते हैं तो क्या ले लें इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज ले लें डायरेक्ट। और इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी कि y इज इक्वल्स टू, आपके पास वैसे तो x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होती है, बट उससे रिलेटेड ना लें इसमें, क्योंकि आपको बात करनी है किससे रिलेटेड, x और y से रिलेटेड, और उसमें आपकी वैल्यू कट होके जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसको चेंज करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसकी जगह आप फॉर्मूला ले लें कॉमन लेके रेंज की फॉर्म में, tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये भी फॉर्मूला होता है। y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा रेंज की टर्म में जब इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर देते हैं तो कितनी आ जाती है y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू कितनी है r/4, ये है ना बेटा, y की वैल्यू r/4 और x की वैल्यू कितनी है 3r/4 tan थीटा। ठीक है, अरे कोई डाउट किसी को, 1
माइनस x की वैल्यू कितनी है 3r/4 और ये r, यही हुआ। तो यहाँ से ये r तो कट, कितना हो गया, ये r से r भी कट, ये भी कट, तो ये हो गया 1/3, मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, टेन थीटा हो गया 4 - 1 यानी कि 1/4, यही हो रहा है 4 - 3 यानी कि 1/4। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4/3, और 4/3 की बात करोगे तो टेन थीटा कितना हो गया, उधर गया 4/3, यही हो रहा है ना, मल्टीप्लाइड था डिवाइड हुआ। मतलब ये ऐसा मत समझना कि एंगल के साथ है, एंगल के साथ नहीं है। तो कितना हो गया 4/3, और 4/3 में कितना होता है एंगल टेन थीटा की टर्म में 53 डिग्री। टेन थीटा यहाँ से आया तो 3, तो ये हो गया 1, ये भी मल्टीप्लाई, ये 3/4 है तो 4/3 यानी कि 53 डिग्री आएगा बेटा आंसर फिर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इससे कैलकुलेशन से, वैसे 53 होगा, आप चेक कर लें फिर भी। रेडिएशन प्रेशर ऑन एनी सरफेस इज, रेडिएशन प्रेशर की बात करनी है, रेडिएशन प्रेशर ऑन एनी सरफेस इज, तो रेडिएशन प्रेशर की बात करोगे तो कहाँ होगी, डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस एंड इंटेंसिटी यूज, नो, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नेचर, फ्रीक्वेंसी इन पे तो बात करेगा नहीं, प्रेशर किस पे बात करता है, वैसे इंटेंसिटी पे। अब इंटेंसिटी की और बात करते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोर्स फ्रॉम विच लाइट कमिंग एंड नेचर ऑफ सरफेस विच इट इज फॉलिंग, किससे रिलेटेड बात होगी बेटा, यहाँ पे देखें आपको भाई रेडिएशन प्रेशर से रिलेटेड बात करनी है। आप रेडिएशन प्रेशर से रिलेटेड बात करोगे तो रेडिएशन प्रेशर में प्रेशर की बात होगी तो किससे रिलेटेड बात होगी बेटा, जल्दी से सोचें और जल्दी से आंसर दें। आंसर किससे रिलेटेड होता है, इंटेंसिटी से रिलेटेड। अब इंटेंसिटी किस में आ रही है, देखें यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं है, तो इंटेंसिटी किस में है, तो आंसर क्या आएगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज, क्योंकि प्रेशर उससे ही रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखें। तो आंसर क्या आएगा बी। वैसे मैंने बीच में बोला भी था आपसे कि ये इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है, और इंटेंसिटी से रिलेटेड बात करोगे तो आंसर बी आएगा। A spring balance hanging a steady state inside a moving train shown in a reading double of actual mass of its object, then the acceleration of the train is, ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन में स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंडेड है, राइट, ये ट्रेन इधर चल रही है, ये स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंडेड है, तो क्या होगा जी, एक तो जी लग रहा होगा, एक ए लग रहा होगा, और उस केस में ये इधर जाएगा तो मास, ठीक है, यानी कि एम जी, वेट कितना हो गया इसका एम जी की बात करोगे तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा, एक इधर है एक इधर है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, फिर बाद वाला तो कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 जीरो हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। और सेकंड में कह रहा है वो किसको, रीडिंग डबल ऑफ एक्चुअल मास, यानी कि एक्चुअल मास एम लिया है तो इसका डबल कितना हो गया 2m, किसको बैलेंस करके रखेगा 2m बैलेंस करेगा किसको, एक्चुअल मास यानी कि mg, वही वाला कॉन्सेप्ट लोगे, तो जब mg लोगे तो mg की वैल्यू ये g, अब सोल्व कर दें फटाफट, ये m से m कट, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 4g², तो ये a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इधर गया तो 3g², ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3g², तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया √3g, आंसर क्या आएगा डी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है केवल कि इस वाले केस में जो होगा वो mg किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्चुअल मास को डबल करके, और उसको g यानी कि वेट से रिलेटेड आपको बात करनी थी, तो उससे रिलेटेड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट ओ डेज, डिस्क दी हुई है ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होगा, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होता है, टेंजेंशियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जल्दी से बोले फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, 5/4 mr², तो 5/4 mr² कितना है डी, ये हो गया आपका आंसर, राइट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अ हॉर्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ 1 मीटर,
क्यूबिकल कंटेनर है, यहाँ पे ये क्यूब नहीं दिख रहा आपको, वैसे स्क्वायर टाइप दिख रहा है, लेकिन ये क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी साइड दी हुई है 1 मीटर, यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया इसमें 1 इंटू 1, ध्यान रखना 1 kg पर मीटर क्यूब, यही हुआ वॉल्यूम की बात करो तो। फिर बात करें द लेवल ऑफ द स्टॉ मच ऑफ होल्स एट 2 मीटर, यानी कि ये हो गया आपका, यहाँ पे ये लेवल ऑफ स्टोमच मान लें, कहाँ से है ये 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से दिया हुआ है 2 मीटर, राइट। आफ्टर दैट assume that all water drunk by the horse at level of 2 meter from the ground, the minimum work done by the horse in drinking an entire water of the container is, ठीक है भाई। इस वाले केस में तो इसको वर्क डन करना होगा, यहाँ से वर्क डन करना होगा, तो वर्क डन यानी कि वर्क डन किसके इक्वल होगा mgh, यही होगा ना। यहाँ पे एनर्जी मिनिमम वर्क डन यानी कि W इक्वल्स टू, W का मतलब एनर्जी होती है, और इस वाले केस में जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल काम करेगी mgh, तो m निकालना पड़ेगा पहले, मास इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा रो v डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी दी हुई है वाटर की 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना है 1, ठीक है, ये तो हो गया 10⁻³ जी दिया है क्या 10 ही दिया हुआ है। एच कितना लोगे, एच डायरेक्ट 2 मत ले लेना बेटा, ये टोटल वाटर है, ऐसे तो यहाँ के लिए अलग है, यहाँ के लिए हाइट अलग है, अलग है, तो इसकी सेंटर कितना हो गया 1 मीटर, हाइट दी हुई है 1, तो इसकी सेंटर ऑफ मास एक तरीके से कहाँ पे काम करेगी 0.5 पे, तो ये सेंटर ऑफ मास 0.5, ये टोटल 2 थी, तो ये हाइट कितनी हो गई 1.5 है ना, क्योंकि ये सेंटर लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसे तो ओवरऑल अलग अलग हाइट आएगी, तो फिर ये कितनी आएगी 1.5 मीटर, तो सोल्व कर लो, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁴ इस फॉर्म में है क्या आंसर। ओवरऑल सोल हो रहा है, ओवरऑल सोल होने का मतलब किलो है, तो ये 115 10⁻³ यानी कि किलो जूल, 15 किलो जूल आंसर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट किससे रिलेटेड है, द वैल्यू ऑफ द रेशियो Cp/Cv फॉर हाइड्रोजन, इतने दिए हुई है, इतने डिक्रीज इतनी और इतनी 1.48 300 केल्विन एट मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग दिस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। Cp एंड Cv से रिलेटेड है, तो अब बात करते हैं Cp रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट Cv इंक्रीजेज, Cp डिक्रीज Cv, both Cv and Cv decrease same amount, Cp and Cv increase by the same amount। देखो यहाँ पे होता है आपके पास Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, यही होता है। जब Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R होता है, तो आपको यहाँ से बात करनी किससे रिलेटेड, अब ये Cp और Cv यहाँ पे बात करोगे बेटा, ये दोनों होंगे, ये वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए, कांस्टेंट आने का मतलब ये इक्वल अमाउंट में चेंज होने जरूरी है। अब इक्वल अमाउंट में चेंज होने का मतलब हो गया या तो इंक्रीज या यहाँ पे दोनों, ये तो एक इंक्रीज एक डिक्रीज, ये तो हो नहीं सकते, या तो दोनों डिक्रीज हो या दोनों इंक्रीज हो। उसकी बात करें तो Cp एंड Cv हाइड्रोजन की बात कर रहा है 1.67 एट 30 केल्विन बट डिक्रीज 1.4 एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे वो डिक्रीज हुए, एंड मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिकम्स एक्टिव, और मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात की जा रही है। तो ड्यूरिंग दिस राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर की बात करोगे तो फिर क्या होगा, दोनों इंक्रीज होंगे इन सेम अमाउंट, राइज इन टेम्परेचर की बात की गई है, यानी कि दोनों क्या होंगे इंक्रीज होंगे, किसमें सेम अमाउंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड देन द फोटो करंट बिकम्स जीरो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो करंट जीरो होती है, राइट। दिस मीन्स एट इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड, नहीं स्टॉप्ड तो किस पे डिपेंड करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, न कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, यानी कि वो इमिट तो होंगे बट होगा क्या और पहुंचेंगे नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो रोक देगा वहां तक आने से उनको। द फोटो करंट्स आर इमिटेड बट आर एब्जॉर्ब, इमिट तो होंगे, रीएब्जॉर्ब बाय द इमिटर प्लेट, ये भी राइट है, ये राइट है। आगे देखते हैं और कुछ, द फोटो करंट्स आर एक्यूमुलेटेड नियर द कलेक्टर प्लेट, नाउ वहाँ नियर कलेक्टर प्लेट के पास तक नहीं जाते, वहाँ तक जाएंगे तो फिर फोटो करंट ही हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिसअपियर्ड फ्रॉम द सेट, नो, आंसर आएगा क्या बी। क्यों आएगा बेटा, मैंने पहले बोला है कि स्टॉपिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन का एमिट होना इंटेंसिटी पे
डिपेंड करता है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वहाँ तक आने से उनको रोकता है, जैसे आ रहे होंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, 21 complete. And next, a body executing SHM passes through the equilibrium, right? At this instant it has maximum potential energy, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक, कहाँ पे बात करनी, सिंपल सा क्वेश्चन है, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे बात करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ये बोल रहा है ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। A charged particle enters a uniform magnetic field. Magnetic field में आता है and velocity v vector along angle 45 degree with the magnetic field. The pitch helical path of wheel. Helical path की बात कर रहा है, तो r इज इक्वल टू कितना होता है, mv sin थीटा अपॉन qb, यही होता है mv sin थीटा अपॉन qb। कोई डाउट इसमें? वैसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ से रिलेटेड वही है, और पिच से रिलेटेड बात करोगे बेटा तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पिच इज इक्वल टू, वैसे पिच का कहाँ से निकालते हैं, डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस में कितना होता है, स्पीड इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये लेते हो, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेते हो, हॉरिजॉन्टल वाली जो आती है कोस, और टाइम कितना होता है आपके पास 2πm अपॉन QB इनटू कोस थीटा, ये होगा 2πm, और कोस थीटा में v कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का v कोस थीटा। अब आपको p की फॉर्म में आंसर लाना है, क्योंकि यहाँ पे सब p की फॉर्म में आंसर, देखो अब p की फॉर्म में लाना है तो क्या करें, रेशो निकाल लें, फिर तो रेशो निकालोगे तो r/p हो जाएगा, जिसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये mv sin थीटा अपॉन QB, और इसका रेशो निकालोगे p, तो ये हो गया 2πm v कोस थीटा इंटू QB, तो QB से QB खत्म, mv, ये m और v कंप्लीट कट, तो रिमेनिंग कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा कर दे, और अपॉन 2π, ये बच रहा है केवल, और तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, p इज इक्वल्स टू, मतलब p क्या, r इक्वल्स टू, क्योंकि p की फॉर्म में तो आपका आंसर है। ठीक है, टेन थीटा, देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, टेन थीटा थीटा कुछ दिया गया 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पे थीटा कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया बेटा, r इज इक्वल्स टू, इधर p अपॉन 2π, p अपॉन 2π है आपके पास आंसर, आंसर नंबर C, p अपॉन 2π। इसमें कोई डाउट वैसे नहीं होगा, आपको दोनों फॉर्मूले, दोनों को बस ये है कि इसमें सोल्व करने में आपको दिमाग लगाना होगा कि आंसर कैसे लाना है, आपका ऑप्शंस कैसे मैच होगा, ये इस क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खासियत है। बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनमें आपके आंसर आने के बावजूद भी आपको आपके ऑप्शंस को मैच कराने के लिए आपको अपना दिमाग यूज़ लेना होगा, माइंड यूज़ लोगे, जितना ज़्यादा यूज़ लोगे उतने जल्दी आपके क्वेश्चन होंगे और टिक कर पाओगे। नेक्स्ट बात की जाए, व्हेन अ वोल्टेज Vs इतना दिया हुआ है, साइन ओमेगा t इज अप्लाइड ऑन AC सर्किट एंड करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी, करंट दी देन एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर कितनी होती है, P एवरेज, VRMS, IRMS, cos फाई, अरे यही होती है, तो P एवरेज, इससे सीधी क्या मिलेगा, VRMS यानी कि V0 अपॉन √2, तो V0 कितना है, ये होता है V0 200 अपॉन √2 अपॉन √2 इंटू VRMS यानी कि V0 है आपके पास 2 अपॉन √2, और कोस फाई का मतलब फेज डिफरेंस कितना है, जल्दी से बोले, π/4 इनको चेंज कर दोगे तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, π/40 डिग्री, और वो 15 डिग्री है, ये 45 है और वो 15 यानी कि 30 डिग्री, ये हो रहा है बेटा π/4 का मतलब 45 हो गया, और ये 15 है, तो दोनों के अंदर फेज डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 30, सोल्व कर दो, ये कट, रूट में आ रही है, रूट में आएगी, क्यों नहीं आएगी, 200 भाई, ये √2 हो गया, ऊपर जा रही है तो,
cos 30 की वैल्यू भी निकाल लो, पहले ऐसा करो 2/√2 cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कट, √3/2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करो √2 से, √3 इंटू √2 अपॉन 2 हो गया, 2 से ये कट तो ये 100 हो गया, यानी कि 100√6 वाट। ठीक है, यानी कि इसमें भी आपके पास आंसर आने के बाद आपको अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, डायग्राम ही नहीं है बेटा डायग्राम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, लेकिन इसका डायग्राम शायद पीपीटी उड़ाते समय उड़ा दिया। मेरे पास क्वेश्चन है, हाँ मैं आपको क्वेश्चन बता दूं क्वेश्चन क्या था बेटा। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है ये था क्वेश्चन है मेरे पास, क्योंकि जो पेपर हुआ था उस पेपर के क्वेश्चन की बात करें, आपके पास भी होगा बेटा इस क्वेश्चन, क्योंकि आपका तो पेपर हुआ ही है। इसमें दिया हुआ है ए पॉइंट है और माइक्रोफेराड में दिया हुआ है 1 माइक्रोफेराड और वैल्यू दी हुई है नीचे यहाँ पे एक और कनेक्शन में 2 माइक्रोफेराड, इधर भी ऐसे ही है बेटा, यहाँ पे 4 माइक्रोफेराड और ये वैल्यू है आपकी 2 माइक्रोफेराड। और वैल्यू की बात की जाए तो ये कंबाइंड है और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, यही दी हुई है, हाँ यही दी हुई है। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा आपके पास, शायद इस क्वेश्चन की मिस्टेक आपके पास भी गई होगी फिर तो, जब यहाँ नहीं है तो। वैसे इसका डायग्राम ये था और इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो आपको पता है ये दोनों किस में पैरेलल, जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो क्या कर दोगे, ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, 2 + 1 यानी कि 3 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड हो गया, 2 + 4 यानी कि पैरेलल में 6 माइक्रोफेराड, और ये हो गया आपके पास 2 माइक्रोफेराड, ये बी और ये ए, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में होने का मतलब 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफेराड अपॉन 2 माइक्रोफेराड, तो 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफेराड, आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफेराड, राइट। नेक्स्ट बात करें, 2 पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 0.5 kg आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 2 मीटर/सेकंड एंड 6 मीटर/सेकंड रेस्पेक्टिवली ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको तो डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी था। तो m1 यानी कि मास ऑफ 1 kg इंटू स्पीड कितनी है इसकी 2 मीटर/सेकंड प्लस 0.5 kg इंटू 6 मीटर/सेकंड अपॉन 1 प्लस 0.5 यानी कि कितना हो गया बेटा ये 2 प्लस, इसको मैं लिख दूँ 0.5 वाला 1/2 यानी कि 10 लगा देंगे तो 1/2, 3 से 3 अपॉन 1/2 प्लस 1 तो 2 3/2, यही हुआ 1/2 + 1 3/2 यानी कि हो गया 5 अपॉन 3, 2 ऊपर चला गया यानी कि 10/3 मीटर/सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला जरूर याद रखें। द रेडियस ऑफ 2 मेटेलिक स्पेयर्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है 5 एंड 10, बोथ कैरी इक्वल चार्जेस ऑफ 75 माइक्रोकूलम। इफ द 2 स्पेयर्स आर sorted then charge will be transferred। जैसे उनको एक दूसरे से टच करके छोड़ देते हैं तो उसमें कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये आपको बताना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, रेडियस यानी कि R1 5 सेंटीमीटर, R2 है 10 सेंटीमीटर, कैरी इक्वल चार्जेस यानी कि Q1 भी है 75 माइक्रोकूलम और Q2 है कितना, वो भी है 75 माइक्रोकूलम। तो Q टोटल इनिशियल कितना हो गया 75 + 75 150 माइक्रोकूलम, यही है। इस पर आर सोर्टेड देन चार्जेस विल बी ट्रांसफर्ड, और चार्ज कितना ट्रांसफर्ड होगा
उसकी बात करते हैं। तो चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लें V, उसी के बाद बात करें, क्योंकि चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि टोटल चार्ज पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल सेम होने के लिए कितना होता है, Q1 V1 प्लस पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू Q1 V1 QC, यानी कि चार्ज यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल निकालें, और कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद आप क्या करोगे, V निकाल लोगे, फिर इंडिविजुअल अपन फोर्स की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपके पास टोटल फाइंड करने के लिए। तो पहले कॉमन पोटेंशियल निकालें, और कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ज़रूर आएगा। तो पहले V देखो, यहाँ से आप बात करें V पोटेंशियल, मैं ऐसा करता हूँ कॉमन पोटेंशियल पेन या दोनों का पोटेंशियल सेम कर दो आप, तो V1 इक्वल्स टू V2। जैसे पोटेंशियल सेम करोगे तो कितना आएगा, KQ1 अपॉन R1, दोनों की अलग अलग है, KQ2 अपॉन R2, कैसे K कट, Q1 अपॉन Q2, तो कितना हो गया Q1, R1 कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में, दोनों को कट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, Q2 अपॉन 10 सेंटीमीटर, वैल्यू कट हो गई 2 टाइम्स, यानी कि Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ Q1। यही हुआ। टोटल चार्ज कितना था 150 माइक्रोकूलम। तो आपके पास आपको पता है टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 150 माइक्रोकूलम है। तो Q2, ये तो Q1 ऐसा कैसे है, Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ Q1 150, यानी कि 3Q1 इक्वल्स टू 150, Q1 इक्वल्स टू 550 माइक्रोकूलम। जब ये माइक्रोकूलम हो गया तो वैल्यू कितनी बच गई आपके पास, ये 50 Q1 आ रहा है 50 माइक्रोकूलम, तो दूसरा वाला बिगर वाले में कितना आ जाएगा, वह टोटल 100। देखो 50 बिगर और स्मॉलर, आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी से बता दें आपका आंसर क्या आएगा, आंसर बोलें जल्दी। एक में 50 माइक्रोकूलम और एक में आएगा 100 माइक्रोकूलम। तो क्या आएगा यहाँ से, रेडियस ऑफ स्पेयर चार्ज, इफ द टू स्पेयर्स आर शॉर्टन देन चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड। चार्ज किससे किस में कितना ट्रांसफर्ड होगा उसकी बात करें तो कितना ट्रांसफर होगा बेटा, ये 50 है, ये 100 हो जाएगा, यानी कि चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है 50 माइक्रोकूलम फ्रॉम बिगर। मतलब आपका ये आंसर आ चुका है, आंसर आके इसको आप चेक करोगे तो आपका ऑप्शंस मैच हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट आई, द वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज, कितना हो जाएगा, करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। किसके लिए बात कर रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर है, डिस्ट्रीब्यूटेड करंट आई, वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें तो क्या आता है बेटा आपके पास फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर अपॉन 2R स्क्वायर। तो आएगा फॉर्मूला क्या, ये थिक वायर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, जिसका बोर्ड में आपके क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस दिया 5 मिली हेनरी एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, द पीक करंट विल बी, आई निकालनी है, यानी कि पीक करंट निकालनी है आपको। पीक करंट निकालोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन, कौन है, केवल इंडक्टेंस कनेक्ट है, इंडक्टेंस कनेक्ट होने का मतलब ओमेगा एल, ओमेगा एल की बात करोगे तो वी नॉट कितना है 10, ओमेगा कितना है, ये ओमेगा होता है 100 इंटू एल, एल की बात करोगे तो कितना होता है एल इज इक्वल्स टू एक्स एल, ये होगा एल डायरेक्ट दिया मैंने, इंडक्टेंस 5 मिली, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -3 कट 1/5 10 की पावर -2 ऊपर चला गया 100, यानी कि 50, कितना हो गया, ये हो गया 10 की पावर -2 हो गया तो ऊपर गया +2, यानी कि 100 अपॉन 5 से कितने टाइम्स कट 20 एम्पियर, आपका आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर। फिर नेक्स्ट बात करें द कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड्स ऑन, कॉन्ट्रास्ट किस पे डिपेंड करती है बेटा, किस पे डिपेंड करेगी कॉन्ट्रास्ट,
उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ये भी आपको पता होगा। तो किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे आके फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, क्योंकि आपके बिट सेट में फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। और शर्त इतनी सी है कि आपको 11th और 12th के फॉर्मूले सारे ओवरऑल फॉर्मूलेज रिवाइज हों और कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो। तो आप अभी भी टाइम है आपके पास, आप फॉर्मूले पढ़ें, रिवाइज करें, और कुछ डाउट होता है तो आप रेजोनेंस में पीएसपीडी डिवीजन से रिलेटेड जिससे आपको मॉक टेस्ट करवाए गए थे उन फैकल्टी से आप पूछ सकते हैं। आपके बिट सेट पेपर के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आप अपने पेपर्स को बिल्कुल करेक्ट करके मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। बेस्ट विशेस।